भारत को सफाई देने के लिए अमेरिका ने क्या बहाना मारा है, अफगानिस्तान के तालिबान रजीम ने भारत के साथ दोस्ती को लेकर क्या बोला है, इंडियन आर्मी के जनरल्स के लिए कौन सा नया रूल बदला गया है और नाटो से निकालने की कौन सी धमकी सामने आ रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। पिछले कल हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स के लिए AMRAAM एयर टू एयर मिसाइल्स की सेल को अप्रूव कर दिया है एंड इस बार पाकिस्तान को C8 के साथ साथ अपग्रेडेड और एडवांस्ड D3 वेरिएंट भी दिया गया है, जिसकी रेंज 160 से 180 किलोमीटर तक की है। अब ये न्यूज भारत में काफी वायरल हो गई थी और इस डेवलपमेंट के बाद अमेरिका को काफी बैकलैश फेस करना पड़ रहा था, जिसके बाद अभी कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर और भारत में जो अमेरिका की एम्बेसी है, इन दोनों ने स्टेटमेंट्स रिलीज करके कहा है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को अपग्रेडेड मिसाइल्स देने वाली न्यूज पूरी तरह से फेक न्यूज है और ये गलत न्यूज है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका ने क्लैरिफिकेशन देते हुए अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी नए और अपग्रेडेड वेपन्स की डिलीवरी नहीं है, बल्कि सस्टेनमेंट और स्पेयर पार्ट्स हैं। अमेरिका की दलील है कि पाकिस्तान की सेना को नई और अपग्रेडेड मिसाइल नहीं दी जा रही है, बल्कि सस्टेन करने के लिए स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान की सस्टेनमेंट के लिए दिए जा रहे हैं, जो पहले भी सप्लाई किए जाते थे। पाकिस्तान की करंट कैपेबिलिटीज में कोई भी अपग्रेड नहीं आएगा, ये कहना है अमेरिका का। यानी कि जो मिसाइल पाकिस्तान पहले इस्तेमाल कर रहा था, हो सकता है कि वही पाकिस्तान को दोबारा से मिल रही हो। कुछ आर्टिकल्स में इसका मतलब ये भी निकाला गया है कि पाकिस्तान को बस AMRAAM मिसाइल्स के स्पेयर पार्ट दिए जा रहे हैं और कुछ में कहा गया है कि AMRAAM का पुराना वेरिएंट दिया जाएगा, नया नहीं। अब यहाँ पर न्यू कैपेबिलिटीज या फिर न्यू AMRAAM मिसाइल का क्या मीनिंग है वो तो खैर पता नहीं, क्योंकि अमेरिका ने भी अपने प्रेस रिलीज में डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। लेकिन नुकसान दोनों ही केस में भारत का ही होगा, क्योंकि ये AMRAAM मिसाइल्स ज्यादातर डॉग फाइट्स में इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए ये बस इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगी। ऐसे में अमेरिका की क्लैरिफिकेशन के ऊपर भारत को कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के बाद अमेरिका की एम्बेसी ने ऐसी एक स्टेटमेंट जारी करके सफाई पेश करने की कोशिश की है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि US एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गौर अपनी नॉमिनेशन कंफर्म होने के 2 दिनों के बाद ही भारत के लिए रवाना हो गए हैं। US एम्बेसडर टू इंडिया भारत आ रहे हैं। अपॉइंटमेंट के बाद ये उनकी पहली भारत की यात्रा होने वाली है एंड उनके साथ इस बार डिप्टी सेक्रेटरी फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज माइकल जे रिगास भी भारत आ रहे हैं। एटलीस्ट भारत को डोनाल्ड ट्रंप को रीच आउट करने के लिए एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और भी मिल जाएगा और उम्मीद है कि भारत आकर ये दोनों देशों के रिलेशंस को इम्प्रूव ही करेंगे। सर्गियो गौर के बारे में बात करें तो ये सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान बॉर्न है, यानी कि इनका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था और ये बचपन में अमेरिका में शिफ्ट हुए थे। ये डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं और इस अपॉइंटमेंट से पहले ये व्हाइट हाउस पर्सनल डायरेक्टर थे और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितनी भी की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको डिसाइड करने में इनका काफी क्रूशियल रोल रहा है। सर्गियो गौर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पार्टनरशिप में विनिंग टीम पब्लिशिंग नाम की एक पब्लिशिंग कंपनी भी चलाते हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके बिजनेस टाइज भी हैं। अब देखना ही होगा कि भारत आने के बाद ये दोनों देशों के टाइज को इम्प्रूव करने में ये कितने मददगार साबित होते हैं, या फिर भारत आकर भी ये डोनाल्ड ट्रंप की तरह मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप वैसे इस समय काफी दुखी हैं, क्योंकि आज 2025 के लिए नोबेल पीस प्राइज की अनाउंसमेंट हो गई है और ये मिला है वेनेजुएला की ओपोजिशन लीडर मारिया कोरिना माचाडो को, जो वेनेजुएला में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को प्रमोट करने और डिक्टेटरशिप को खत्म करने के प्रयास कर रही हैं। वेनेजुएला की सत्ता साल 2013 से ही निकोलस मादुरो के पास है और कहा जाता है कि वेनेजुएला में 2013 के बाद से फ्री और फेयर इलेक्शंस आज तक कभी नहीं हुए। मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई है। मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए आर्मी जनरल्स के साथ मिलकर वहां पर करप्शन की जा रही है और जब पार्लियामेंट में ओपोजिशन पार्टी जीत गई थी तो फिर एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर सारे फैसले पलट दिए गए। कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन भी निकोलस मादुरो की जेब में है। अब ये सारी चीजें इंटरनेशनल मीडिया क्लेम करता है। मारिया कोरिना, जो कि इस समय वेनेजुएला में ओपोजिशन लीडर हैं, वो इन सब के बावजूद काफी सारी स्ट्रगल फेस करते हुए डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इससे अच्छा डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए था, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग इन दिनों बिल्कुल भी ठिकाने के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं हो कि डोनाल्ड ट्रंप अब नोबेल पीस प्राइज कमेटी के मेंबर्स और जजेस के ऊपर ही सैंक्शंस अनाउंस कर दें। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात ना मानने के ऊपर नाटो से निकालने की धमकी भी दे दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंसी संभालने के बाद नाटो कंट्री से कहा था कि सभी नाटो कंट्रीज अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करें और एटलीस्ट 5% अपने GDP का डिफेंस के ऊपर खर्च करें और नाटो की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करें। लेकिन नाटो का 40 से 45 साल पुराना देश स्पेन ऐसा करने से बच रहा था। स्पेन 1% के ग्राउंड डिफेंस के ऊपर स्पेंड कर रहा है
और जो 5% जीडीपी का टारगेट और प्रपोजल डोनाल्ड ट्रम्प ने दिया था उसको स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। स्पेन अकेला देश था जिसने ये प्रपोजल रिजेक्ट किया था और पिछले कुछ महीनों से स्पेन ने अपने डिफेंस स्पेंडिंग को 5% तक लाने के लिए भी कोई भी मेजर स्टेप नहीं उठाया था। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रम्प ने स्पेन को धमकी दी है कि अगर स्पेन अपने डिफेंस और मिलिट्री बजट को इंक्रीज नहीं करेगा तो स्पेन को नाटो लाइन से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि स्पेन को समझाओ कि 5% तक स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, 2% से बात बिल्कुल नहीं बनेगी, यानी कि अब नाटो से निकालने की धमकी भी दी जाएंगी, जो कि इससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दोनों को फोन कॉल करके फोन कन्वर्सेशन की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉल आई उस समय बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रम्प के गाजा पीस प्लान के ऊपर अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर रहे थे और होस्टेजेस को रिलीज करने और आगे की प्लानिंग रेडी करने के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोन अटेंड करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने टॉप ब्रास की मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया। पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन कन्वर्सेशन करने के लिए गए और उसके बाद वो मीटिंग अटेंड करने वापस आए। कहने का मतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच ये जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर चल रही है, जिसका फायदा दोनों देशों को मिल रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन आर्मी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल इंडियन आर्मी में जो भी टॉप मोस्ट रैंक के ऊपर ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट से बाहर रखा गया था। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी में 50 साल तक के ऑफिसर्स और पर्सनल्स के लिए 2 सेपरेट फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जो कि हर साल होते हैं। इनमें से पहला बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट BPET और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PPT, और ये दोनों हर साल ही कंडक्ट होते हैं। लेकिन एज फैक्टर को कंसीडर करते हुए 50 साल की एज के ऊपर के ऑफिसर्स को इन टेस्ट से बाहर रखा गया था। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि ये एक्सेप्शन भी खत्म कर दी गई है और नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2026 के बाद से 60 साल तक के सभी ऑफिसर्स को ये दोनों टेस्ट पास करने होंगे, यानी कि अग्निवीर से लेकर इंडियन आर्मी के 3 स्टार जनरल्स सभी को ये फिजिकल टेस्ट पास करने होंगे। टॉप मोस्ट ऑफिसर्स को भी अपनी फिजिक का ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि 2 फिजिकल टेस्ट की जगह एक कंबाइंड फिजिकल टेस्ट होगा जिसको साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। हालांकि सभी एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग टेस्ट और अलग अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट रखी गई हैं, यानी एक अग्निवीर के लिए फिजिकल टेस्ट के पैरामीटर्स अलग होंगे और जनरल्स के लिए अलग। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी ने आज दिल्ली में जयशंकर सर के साथ एक बायलैटरल मीटिंग की है। इस मीटिंग में भारत ने अनाउंस किया है कि भारत अफगानिस्तान में अपने टेक्निकल मिशन का स्टेटस अपग्रेड करके उसको एक फुल फ्लेज्ड एम्बेसी का स्टेटस देता है। दरअसल तालिबान रेजिम आने के बाद अफगानिस्तान में जो भारत की एम्बेसी थी उसका स्टेटस भारत ने कम कर दिया था और उसको भारत अभी तक टेक्निकल मिशन कह रहा था, लेकिन अब इसको वापस से एम्बेसी में रिस्टोर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब अफगानिस्तान में भारत का एक एम्बेसडर अपॉइंट होगा और फुल स्टाफ के साथ वहां पर हमारी एम्बेसी ऑपरेट करेगी और सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान को 20 की संख्या में एम्बुलेंसेस, फूड असिस्टेंस, MRI और CT स्कैन की मशीन्स आज ही हैंडओवर कर दी हैं। अफगानिस्तान के साथ फ्लाइट कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने के ऊपर भी सहमति बन गई है और अफगानिस्तान के लोगों के लिए ज्यादा वीजा एक्सटेंड करने के ऊपर बात हुई है। अब तालिबान की तरफ से बेहतरीन बात यह रही कि जैसे तालिबान ने चाइनीज गवर्नमेंट को माइनिंग के लिए अपने देश में इनवाइट किया था, सेम तरीके से तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी ने भी भारत को अफगानिस्तान में आकर वहां पर माइनिंग करने के लिए इन्वाइट किया है। इसके साथ ही आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर आमिर मुत्ताकी ने जयशंकर सर से कहा कि जब हम 20 साल तक अमेरिका से लड़ रहे थे उस 20 साल के दौरान कई सारे अप्स और डाउन आए, लेकिन हमने यानी कि तालिबान रेजिम ने एक बार भी उस समय भारत के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं की थी। हम हमेशा से भारत के साथ दोस्ताना संबंध चाहते हैं और अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों के लिए हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान आज भी भारत को अपने क्लोज फ्रेंड यानी कि करीबी दोस्त की तरह मानता है। ये एग्जैक्ट वर्ड थे तालिबानी विदेश मंत्री के। वैसे जिस समय तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में प्रेजेंट थे उसी समय पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों के ऊपर एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक कंपाउंड के ऊपर स्ट्राइक की है, जिसको लेकर पाकिस्तान का क्लेम है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP का चीफ नूर वाली महसूद इसी कंपाउंड में छुपा था और ये TTP के हेडक्वार्टर्स हैं। अब देखते हैं कि अफगान तालिबान कैसे बदला लेता है, क्योंकि स्ट्राइक्स ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक तरह से अफगान तालिबान को मैसेज दिया है कि भारत के साथ दोस्ती ना बढ़ाई जाए। इसलिए आमिर मुत्ताकी के भारत में प्रेजेंट होते हुए ये स्ट्राइक्स की गई हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।